नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बनना जीएस क्लासेज पर आपको स्टेट के से संबंधित रिलेटेड वीडियो मैं लगातार प्रोवाइड करवा रहा हूं। स्टेट से संबंधित हम लोग पाठ्यक्रम को देख रहे हैं सिलेबस से। हालांकि तो बिहार सरकार वह है क्लियर अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मुख्य रूप से 9th और 10th क्लास के आधार बना करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अलावे वह कुछ MCQ बना करके उसे कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 को लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन मैपिंग रीडिंग। यह है मैपिंग रीडिंग किस तरह से किया जाता है, मैप पे वह बनाने का क्या तरीका होता है, किस तरह से उसे वह समझाया गया है, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या रिलेटेड वीडियो आ सकते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। क्या क्या वह प्रमुख क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हमने इसको हाईलाइट किया है और साथ में हम लोग MCQ भी करेंगे लास्ट में, या वीडियो के लास्ट में हम लोग MCQ करेंगे। 30 क्वेश्चनों का एक सेट लेकर के आया हूं। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह चीज़ भी आपको बताया जाएगा। तो आप अंत तक बने हुए रहें। आप देखना शुरू कर चुके हैं बनना जीएस क्लासेज, तो जो लोग नए आए हैं वह है वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दें। उन्हें पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर करें। हमें कॉमेंट करके यह भी बताएं कि और हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए और हमें कैसा वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपके लिए फायदेमंद हो सके और किस चीज़ का वीडियो आपको चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए। इस मानचित्र में जो प्रमुख बातें उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे संबंधित MCQ भी करेंगे। तो अगर इसकी बात करें, थोड़ा मानचित्र की बात करें, तो वह कुछ प्रमुख बातों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखता है आपको, यह है हमारी पृथ्वी एक विशाल आकाशीय पिंड है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसकी आकृति गोलाकार है, स्फेरिकल है। यह है स्फेरिकल इसीलिए कहा जाता है। यह है हालांकि पूरी तरह से स्फेरिकल ना होकर के यह ऊपरी भागों पर थोड़ा यह ध्रुवों पर चपटा है, इस कारण इसे जियोइड भी कहा जाता है। तो यह है एक ज्योग्राफी में क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते रहता है कि पृथ्वी का मुख्य रूप से आकृति अगर कहा जाए कैसा है तो वह है जियोइड है। क्या है वह? जियोइड कहा जाता है। हिंदी में से लक्षवक्ष गोलाब कहा जाता है। ऐसे जनरली रूप से वह गोलाकार है या स्फेरिकल है। तो यह जियोइड है या ऑबलेट स्फीयर कह दिया जाता है, या पृथ्वी की वह कैसी है तो वह है ऑबलेट स्फीयर है। यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके आकार के बराबर है, आकार वाला कोई मानचित्र बनाना असंभव कार्य है। अतः है मानचित्र बनाने के लिए मापनी का विकास किया गया। मापनी वह विधि होती है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी एक भाग को आवश्यकता अनुसार मानचित्र बना करके प्रदर्शित किया जाता है। उस मानचित्र की सहायता पर धरातल पर दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियां ज्ञात की जाती हैं। यह दूसरे शब्दों में मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापने की विधि को ही मापक कहते हैं। तो यह याद रखना है। यह है कि मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को ही मापन विधि को वह मापने की विधि को मापक कहा जाता है। यह है मापक वह है कि अगर उपयोगिता की बात की जाए तो वह भूगोल को मानचित्र का ही विज्ञान कहते हैं। यह भूगोल जो है मानचित्र का विज्ञान ही है, क्योंकि मानचित्र बनाने के लिए मापक का उपयोग अनिवार्य होता है। इसके बिना कोई भी मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है जब तक मानचित्र भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक यंत्र टूल का काम करता है। तो मानचित्र में निम्नलिखित उपयोगिता है, उसका क्या उपयोग है यह बताया गया है। कभी कभी आपको क्वेश्चन के रूप में बना करके पूछा जा सकता है, तो इसे थोड़ा आप देख लीजिए। मापक धरातल के क्षेत्र को मानचित्र पर सही प्रदर्शित करने की एक विधि है। मापक क्या है? धरातल के क्षेत्र को मानचित्र पर सही प्रदर्शित करने की एक विधि है। मापक के माध्यम से हम विस्तृत भूखंडों को मानचित्र पर लघु रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मापक से किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होती है। मापक की सहायता से किसी भी धरातल को बड़े तथा छोटे आकार में प्रदर्शित भी किया जा सकता है। साथ ही भवन, कारखाने, रेलवे लाइन आदि सभी को चित्र बनाने के लिए अब मापक आवश्यक होता है। भू सर्वेक्षण के लिए भी मापक अनिवार्य होता है। भूमि का जो सर्वेक्षण किया जाता है उसके लिए भी मापक अनिवार्य होता है। तो यह कुछ प्रमुख उसके उपयोग बताए गए हैं।
आगे अगर बात करें तो मापक प्रदर्शित करने की दो विधियाँ होती हैं। यह है मानचित्र पर मापक को निम्नलिखित तरह से तीन विधि तरह से उसे प्रदर्शित किया जाता है। मापक प्रदर्शित करने की मुख्य रूप से तीन विधि है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक कथन विधि कहलाता है, एक प्रदर्शक विधि कहलाता है और एक रैखिक मापन विधि कहलाता है। कथन विधि क्या होता है? डायरेक्ट जो स्टेटमेंट होता है वह कथन विधि कहलाता है। कथन विधि, इस विधि में मापक को एक कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 18 मील। यह 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर का अर्थ यह है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 5 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। या 1 इंच बराबर 18 मील, तो अभिप्राय हो गया कि मानचित्र पर 1 इंच की अगर दूरी होगी, मानचित्र पर 1 इंच लिखे हुए हैं, मतलब दूरी पर वह वास्तविक धरती पर वह 18 मील की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। तो जितना बनाना होता है उतना लिख दिया जाता है, उसी के अनुसार माप किया जाता है। तो यह है कथन विधि कहलाता है। दूसरा प्रदर्शन रिप्रेजेंटेटिव विधि कहलाता है। यह है जो होता है विश्व के सभी देशों में यह है, एक मापक प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कथन विधि प्रणाली संबंधित देशों में ही उपयोगी होता है। इस प्रकार के कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रदर्शक भिन्न का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा प्रत्येक देश में चाहे वह किसी भी मापन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, मापक बनाया जा सकता है। तो यह प्रदर्शक विधि ज़्यादा उपयोगी होता है, ज़्यादा यह मान्य होता है। इस विधि में मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न के द्वारा प्रकट किया जाता है। इस भिन्न का अंश सदैव एक होता है। यह कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। भिन्न का अंश जो है सदैव एक रखा जाता है, जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है और हर उसी इकाई में होता है और धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। जैसे वह बताया गया है कि प्रदर्शक भिन्न जो RF कहते हैं, यह है RF क्या होगा? तो मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी, मैप डिस्टेंस होगा बटा ग्राउंड डिस्टेंस होगा, यही RF कहलाएगा, प्रदर्शक भिन्न कहलाएगा। तो यह याद रखना है, यह डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस विधि द्वारा प्रत्येक देश का नागरिक आसानी से मापचित्र का अध्ययन कर सकता है। तो यह बताया गया। दूसरा एक यह प्रदर्शनी भिन्न हो जाता है, यह प्रदर्शक भिन्न कहलाता है। इसे याद रखना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहा जाता है, क्योंकि हर जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मापक के भी नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मापक के नाम से और किसे जाना जाता है? तो प्रदर्शक भिन्न को अंतर्राष्ट्रीय मापक के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है रैखिक विधि। यह लाइन ग्राफ एक तरह से होता है। इस विधि को सरल मापक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक याद रखना है, डायरेक्ट यही सब क्वेश्चन बनेगा। रैखिक मापक को सरल मापक विधि भी कहते हैं। सरल रेखा की लंबाई कथन अथवा प्रदर्शन भिन्न की सहायता से गणित के आधार पर निश्चित की जाती है। इसके बाद इस रेखा के मूल प्राइमरी तथा सेकेंडरी विभागों में ज्यामिति विधि द्वारा विभक्त किया जाता है। मुख्य या मूल भाग पर बड़ी इकाई जैसे मील अथवा किलोमीटर तथा गौण या उपविभाग पर छोटी इकाई जैसे फलांग या मीटर को दर्शाया जाता है, बनाया जाता है। तो थोड़ा यह है, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तुलनात्मक मापक भी होता है। तुलनात्मक मापक में एक या एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं, यानी कि कई लिया जाए, जैसे मील, फरलांग, किलोमीटर, मीटर, गज आदि का प्रयोग एक ही मापक में कर दिया जाता है। कभी कभी इसमें दो भिन्न तत्वों को भी प्रदर्शित किया जाता है, जैसे दूरी एवं समय को दर्शाया जाता है एक साथ ही। इस मापक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वितीयक और प्राथमिक मापक की शुरुआत एक ही संदर्भ रेखा के अर्थात शून्य के मान से शुरू होता है। एक कर्णवत मापक होता है। साधारण मापक में किसी इकाई का 10वां भाग अथवा इकाई का दूसरा भाग प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी इकाई का 100वां अंश अथवा हर इकाई इस इकाई के तीसरे भाग का प्रदर्शन करता है तो हम कर्णवत अथवा विकर्णी मापक का सहारा लेते हैं। तो यह आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ छोटे छोटे मापक इसके बराबर मापनी के उप विभागों को निश्चित दूरी पर समानांतर रेखाएं खींचकर कर्ण डालते हैं। इससे कर्ण वाले भाग पर दूरियां पड़ सकती है। इस मापक पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर अथवा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर प्रदर्शित किया जाता है। छोटे से छोटे भाग को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो यह मापक के प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं, एक लघु मापक और एक दीर्घ मापक। यह याद रखना है। एक लघु मापक को छोटा मापक भी कहते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर के बराबर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। यह है 1/50 है। यह 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख। यह है 50 लाख को दर्शा रहा है। इसका आश्रय है कि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी पृथ्वी पर 50,000 सेंटीमीटर अथवा 5 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है।
तो लघु मापक पर बड़ी बड़ी दूरियां दर्शाई जाती है। तो याद रखना, लघु मापक से बड़ी बड़ी दूरियां दर्शाई जाती हैं। अधिकतर दीवार मानचित्र वाल मैप जो है लघु मापक पर आधारित होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे निकलेगा। यह है लघु मापक जो है वह है, लघु मापक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दीवार मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है और इस पर लघु मापक पर बड़ी बड़ी दूरियां दर्शाई जाती हैं। मतलब इस पर बड़ी बड़ी दूरियों को दर्शाया जाता है या दिखा रहा है, बता रहा है। तो लघु मापक। दूसरा दीर्घ मापक होता है, या इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं। दीर्घ मापक को बड़ा मापक भी कहते हैं। इसमें 1 किलोमीटर को कई सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है, या अथवा 1/20,000। इसका आशय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर की दूरी पृथ्वी पर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ यह है, आपको याद रखना है। या देखिए, यह भारत के गांवों और शहरों का मानचित्र दीर्घ मापक पर बनाते हैं। एकदम भी याद रखने हैं। यह है गांवों शहरों का मानचित्र किस पर मापा जाता है, बनाया जाता है? तो दीर्घ मापक पर बनाया जाता है। दीर्घ मापक पर सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग को भी आसानी से दर्शाया जा सकता है। सड़क मार्ग और रेल मार्ग को भी आसानी से दर्शाया जा सकता है। दीर्घ मापक पर छोटी दूरियों को पूर्ण जानकारी के साथ प्रदर्शित किया जाता है। लघु मापक वहाँ था, वह है दूरियों को दिखा रहा है या छोटी दूरियों को प्रदर्शित करने में सुविधा होती है। नगर नियोजन अथवा भू उपयोग मानचित्र दीर्घ मापक पर ही बनाए जाते हैं। तो यह कुछ प्रमुख बातें थे इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमने आपको पॉइंट आउट करके बता दिया, यह आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह है कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो यह सर्वाधिक मान कौन होता है? निरूपक भिन्न होता है। निरूपक भिन्न को प्रदर्शन भिन्न भी कह देते हैं, या निरूपक भिन्न या सर्वाधिक मान्य हो जाता है, याद रखना है। दूसरा होता है मानचित्र की दूरी को मापने में कैसे मापा जाता है? यह है तो मापनी प्रकथन के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? यह मापनी प्रकथन के द्वारा मापा जाता है। मापनी में हर व्यक्त किया जाता है। यह है मानचित्र की दूरी हो जाती है। तो यह है, यहाँ एक यह याद रखना है, निरूपक भिन्न हो गया। यहाँ मापन की दूरी मापनी कैसे मापा जाता है? मापनी का प्रकथन यह मापा जाता है, याद रखना है। मापनी में हर व्यक्त किया जाता है धरातल की दूरी को। तो यह आपको याद रखना है। आगे कौन सा मापक निरूपक भिन्न को बताता है? तो सेंटीमीटर। कौन सा मापक निरूपक भिन्न है? तो यह इंच सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटा हो जाता है सेंटीमीटर, या निरूपक भिन्न को बताता है। तो यह कुछ आपको याद रखने हैं। साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इससे संबंधित कुछ यह है बड़े प्रश्न का आपको जो हमने बताया था कि लास्ट में हम लोग बताएंगे। लास्ट में आपको यह है, तो यहाँ आपको कुछ याद रखना है जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसे याद रख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी को दिखाया जाता है, दिशा दिखाया जाता है और प्रत्येक चिन्ह से उसे दर्शाया जाता है। तो 3 घटक होते हैं। प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यह प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। मानचित्र के यह दिग्बिंदु जो दिखाता है नॉर्थ साउथ पोल, यह है जो बना दिया जाता है इस तरह से, यह हो जाता है, यह है दिखाया जाता है, यह है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप जो देखते हैं वह हो जाता है। और फिर मानचित्र में 3 चीज़ों को दिखाया जाता है। 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, या थोड़ा वह आपको समझ लेना है, बताया गया है। तो पैमाना क्या होता है? यह पैमाना होता है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई के बीच दूरी का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए अगर रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है, तो यह वास्तविक मानचित्र पर यह दर्शाया गया 5 सेंटीमीटर या 50 किलोमीटर के बराबर होगा। तो यह है आपको मानचित्र के पैमाने से यह है ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायतापूर्ण क्यों होता है? तो यह कैरी करने में आसान होता है, फोल्ड करके यह है ले जाया जा सकता है। ग्लोब तो वह जिस आकार में होगा उसी आकार में ले जाना होगा। तो ये सब सुविधाएं होती है। देखिए लिखा गया है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों से अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र को आसानी से कहीं भी ढोया रखा जा सकता है, इसे मोड़ करके छोटा भी किया जा सकता है, ऐसा ग्लोब के साथ नहीं किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक उपयोगी होता है। मानचित्र और खाका के बीच क्या अंतर होता है? तो मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, जबकि खाका को बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। मानचित्र में बड़े क्षेत्रों जैसे गाँवों, शहरों, राज्यों और देशों आदि को दर्शाया जाता है, जबकि खाका में छोटे जगहों को जैसे घर और छोटे छोटे इमारतों को रेखाचित्र या के खींच सकते हैं। तो यह मानचित्र और खाका में अंतर याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है।
कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है? तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होता है? तो प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र खींचना और उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप किसी क्षेत्र की स्थानीय भाषा को नहीं जानते हैं तो आपको किसी से दिशाओं के बारे में पूछने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में आप इन प्रतीकों के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र बताता है या है यहाँ से आगे अलग अलग, आप रोड पर भी चलते होंगे तो बहुत सारा मानचित्र बनाया रहता है कि यहाँ आगे बम्प है तो वह बम्प का वह दिखा जाता है, आप थोड़ा स्लो हो जाइए, इस तरह के या है चौड़ी खाई आगे मिलने वाली है, धीरा जाएं, तो अलग अलग चीज़ों को रोड पर भी दिखाया जाता है। उसी तरह से प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है मैप में भी। आगे कुछ और है चित्र, वह क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं तो इसे भी याद रखें। दिए गए 4 विकल्प में सही विकल्प चुने। रेखाओं एवं आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? किसी भी रेखा और आकृति को मानचित्र कब कहा जाएगा? जब उसमें प्रतीक के चिन्ह होगा। जब उसमें प्रतीक चिन्ह दर्शाया गया है तो वह है मानचित्र कहे जाएगा, तभी वह कहा जा सकता है। एक मानचित्र जिसकी मापनी 1/4000 है, उससे बड़ी है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूसंपत्ति मानचित्र कहा जाता है, उसे भूसंपत्ति मानचित्र कहा जाता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जामों में, इसको आपको याद रखना है। मानचित्र व्यापीकरण क्या होता है? तो वो ध्यान से सुन लीजिए। मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु को नियोजित किया जाना मानचित्र व्यापीकरण कहलाता है। चूँकि मानचित्रों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी पर तैयार किया जाता है। ऐसा करते समय मानचित्रकार को चुनी गई विषय वस्तु से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके और आवश्यकतानुसार सरल रूप में प्रदर्शित करना ही वास्तव में व्यापीकरण कहलाता है। मानचित्र अभिकल्पना क्यों महत्वपूर्ण है? मानचित्र अभिकल्पना क्यों महत्वपूर्ण है? मानचित्र अभिकल्पना किसी मानचित्र का ऐसा पक्ष है जो उसकी पृष्ठभूमि का समकलित प्रदर्शन करता है। इसके अंतर्गत मानचित्र निर्माण में प्रयुक्त संकेतों का चयन, उनके आकार एवं प्रकार, लिखने का ढंग, रेखाओं की चौड़ाई का निर्धारण, रंगों का चयन आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो यह है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको याद यह हो जाएगा। लघु मान वाले मानचित्रों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? लघु मान वाले मानचित्रों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक भित्ति चित्र कहलाता है, एक एटलस मानचित्र कहलाता है। भित्ति चित्र क्या होता है? यह मानचित्र बड़े आकार के कागज या प्लास्टिक पर बनाया जाता है। यह इसकी मापनी स्थलाकृति मापनी से लघु चित्र किंतु एटलस मानचित्र से बृहत होती है। एटलस मानचित्र या मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को समान ढंग से दर्शाते हैं। तो यह आपको याद रखना है। दिशाएं कितनी होती हैं? समांतर दिशाएं 4 होती है। उत्तर दक्षिण आप जानते हैं, इन्हें प्रधान दिशा कहा जाता है, जबकि इनके प्रधान बिंदुओं के बीच कई अन्य मध्यवर्ती दिशाएं भी बनाई जाती हैं। इस तरह के मैप आप देखे होंगे। या दिग्बंधु एवं मध्यवर्ती दिशाएं को दर्शाता हुआ यह एक मैप है। मानचित्र के आवश्यक लक्षण क्या क्या होते हैं? तो मानचित्र में शीर्षक होता है, मापक होता है, निर्देश होता है, प्रक्षेप होता है, दिशा तथा परंपरागत या रूढ़ चिन्ह मानचित्र के आवश्यक लक्षण हैं। यानी यह सारे चीज़ उसमें होते हैं। मानचित्र पर दूरी मापन कैसे संभव है? मानचित्र पर सीधी रेखाओं को पट्टी के द्वारा तथा टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को धागे के द्वारा मापा जाता है और उसे मानचित्र के मापक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो मापक बताया जाता है उसके अनुसार उसे व्यक्त किया जाता है। तो यह हैं कुछ आपके प्रमुख प्रश्न थे जो इससे रिलेटेड थे। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यह है स्टेट एग्जाम देने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए ही उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही आवश्यक है। साथ ही 9th क्लास में पढ़ रहे जो बच्चे हैं वह भी एक बार इसे पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि 9th क्लास में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। वहाँ से वह आपके लिए जो 9th क्लास में चैप्टर पढ़ना है तो वह 9th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ स्टेट के एग्जाम देने जो जा रहे हैं उनके लिए तो यह रामबाण है, ज़रूर पढ़ कर जाएँ, क्योंकि मानचित्र से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज है या इतना, एक बार फिर से वह पढ़ लीजिए। पिछले जो क्लास चल रहे हैं उसे देख लीजिए। जो नए लोग जुड़े हैं वह पिछले क्लासों को देख करके और वह है आप याद कर ले, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।